दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। झंझारपुर अंतर्गत ताजपुर एक गांव है। वहां का ये मामला है जहां 22 जनवरी को सानिया खातून नाम की एक लड़की का कत्ल होता है। आरोप है कि कत्ल से पहले उस लड़की का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद उस लड़की को बेरहमी से मारा जाता है। उसके जिस्म पर कई सारे खरोंच होते हैं और उसे एक पोखर के पास ले जा करके फेंक दिया जाता है और किसी तरह उसे ढकने की कोशिश की जाती है। लेकिन अहले सुबह सुबह में मतलब यानी कि सुबह में उस लड़की की डेड बॉडी कुछ लोगों को मिलती है, जिसके बाद उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहां पर जो आसपास में लोग होते हैं वे लोग इस पूरे मामले के बाद काफी कहा जा सकता है कि परेशान होते हैं। जैसे ही डेड बॉडी को देखते हैं चिंतित होते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन वो लड़की है। जब पूरे मामले को लेकर के मालूमात हासिल की जाती है तब ये मालूम चलता है कि सानिया रुखसाना नाम की एक महिला जो है उनकी पुत्री है। उस पुत्री की खबर जैसे ही उस माँ को मिलती है उस पूरे घर में लोगों के होश उड़ जाते हैं। मामला थाना तक पहुंचता है, लेकिन अभी तक थाना ने इस पूरे मामले पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है, ऐसा उस परिवार का आरोप है। हम आपको बता दें कि सानिया शादीशुदा थी। सानिया की शादी आज से कुछ साल पहले हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ 6 महीने तक लगभग बहुत अच्छा था। फिरोज नाम के एक व्यक्ति से सानिया की शादी होती है। फिरोज जो है फिरोज शाह नाम के एक व्यक्ति से सानिया की शादी होती है और फिरोज उम्र से 25 साल का है। फिरोज के पिता जो है उनका नाम इब्राहिम शाह है, जो कि मझौरा गांव के रहने वाले हैं। थाना लोखा है, जिला मधुबनी। वहाँ इस सानिया की शादी होती है। 6 महीने सब कुछ सही रहता है, लेकिन 6 महीना के बाद हालात खराब होने लग जाते हैं। जैसा कि लड़की की माँ का आरोप है, लड़की की माँ कहती है कि उस सानिया के जो पति हैं वो और उनके जो ससुराल वाले हैं वो लगातार दहेज के लिए उत्पीड़ित करने लग जाते हैं। लड़की को परेशान किया जाता है, कभी पैसे का डिमांड तो कभी किसी सामान का डिमांड, और साथ ही साथ उस लड़की के साथ बेहद बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। आरोप है कि न सिर्फ पति बल्कि उसके ससुराल के कई सारे लोग जो हैं बेरहमी से उस लड़की को बंद कमरे में मारते थे, पीटते थे। इस तरह से कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसे जब कोई पैसा हासिल न हो पाया तब उस इंसान ने मतलब उस लड़के ने, जो इसका पति था सानिया का, वो उस लड़की को उसके घर पर ला करके छोड़ देता है। घर पे छोड़ने के बाद मालूम चलता है कि सब कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को भी मालूम चलता है कि ये सब कुछ मामला हुआ है। इसके बाद खुला के लिए मामला जो है वो अदालत में पहुंचता है। इस्लामिक कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ये लोग जो हैं वो खुला लेने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि अपनी पेशकश रखती हैं, और ये पूरा का पूरा मामला चलता ही रहता है कि इस दरमियान सानिया की जान पहचान, कहा सकता है कि सानिया से किसी तरह एक व्यक्ति जिसका नाम जो है वो आपको बताऊं फुलेश चौपाल है, जो कि इस लड़की के घर के सामने ही, आसपास में ही इसका घर है। वहाँ के फुलेश चौपाल ने किसी तरह इस लड़की से कांटेक्ट करने के बाद इस लड़की के दरमियान जो है, दोनों के दरमियान आपस में बातचीत होने लगी। इस बीच होता यह है कि प्रेम प्रसंग का मामला शुरू होता है। ये कथित प्रेम प्रसंग है और इस दरमियान इस लड़की को लेकर के बहला फुसला करके ये जो लड़का है फुलेश चौहान, वो इसे लेकर के घर से फरार हो जाता है। फरार होकर के ये लोग समस्तीपुर चले जाते हैं। वहाँ किसी तरह कंप्लेन होने के बाद समस्तीपुर थाना इन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से 2-3 दिनों के बाद उस लड़की को और बरामद किया जाता है और समस्तीपुर से ग्रामीणों की मदद से ये परिवार अपने घर लेकर के आता है। मामला ये होता है कि उसके बाद से जो ये लड़का है फुलेश चौपाल, वो गायब हो जाता है। वो अपने घर नहीं लौटता है। हो सकता है कि इसके पीछे डर हो, डर की वजह हो, या इस वजह से वो नहीं आना चाह रहा हो कि उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे शर्मिंदगी हो और तरह तरह की चीजें। इस बीच
अपनी बेटी को लेकर के घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं। घर वालों का ये कहना है कि हमने पूरी तरीके से अपने बेटी की मदद की, हमने अपनी बेटी को समझाया, हमारी बेटी को बहला-फुसला करके उन लड़के ने, जिसका नाम जो है फुलेश चौपाल है, जिसकी उम्र 22 साल है और वो राजकुमार चौपाल का पुत्र है। इस लड़के ने बहला-फुसला करके इस लड़की को जो है वो ले करके गया था। ये लगभग 8 महीने पूर्व की बात है। फुलेश चौपाल 8 माह पूर्व जो है इस तरह का काम करता है। उसके बाद होता यह है कि अचानक 22 जनवरी को ये जो लड़की है यानी कि सानिया अपने कमरे में अपने घर पे सोई हुई रहती है। माँ किसी और कमरे में होती है। इस लड़की के जो पिता हैं वो रशिया में काम करते हैं, रशिया में नौकरी करते हैं और वहाँ से घर वालों को अपना खर्च भेजते हैं और इसी तरह से घर चलता है। इस बीच सानिया अपनी एक बहन के साथ सोई हुई रहती है। रात के 12-1 बजे के आसपास अचानक ये लड़की सानिया जो है अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद ऐसा जब सुबह में ये घर वाले उठते हैं और जो बहन उठती है तब अपने बहन को ना देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है और इस पूरे मामले को लेकर के अपने घर में शिकायत करती है। घर में शिकायत करती है कि बहन जो है यानी कि सानिया जो है वो गायब हो गई है। सानिया के गायब होने के बाद अचानक मालूम चलता है कि एक डेड बॉडी एक जगह पर पाई गई है और वो जो डेड बॉडी है वो एक लबकी पोखड़ा है, अल्पुड़ा के पूरब भिंडा पर फेंक दिया जाता है उसे। वहीं पर उसकी डेड बॉडी प्राप्त होती है। उसके बाद गांव के जो लोग होते हैं तुरंत इस पूरे मामले को लेकर के रुद्रपुर थाना में कंप्लेन करते हैं। थाना भी पहुंचती है और उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले के बाद आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा कैसे हुआ, इस लड़की के साथ क्या हुआ। सानिया महज 20 साल की थी। सानिया जिस लड़की की हत्या हुई वो सिर्फ 20 साल की थी। डेड बॉडी जब लोगों को मिली उसके अनुसार गांव वालों का ये कहना है, इसकी मां का कहना है, आसपास के सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सानिया का पहले बलात्कार हुआ, उसे बुरी तरीके से उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस लड़की सानिया की माता का ये कहना है कि इसमें वही लड़का शामिल है जो कभी 8 महीने पहले सानिया को बहला फुसला करके घर से ले गया था। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि क्या सानिया और जो ये लड़का है फुलेश चौपाल वो 8 महीने पहले जब उसे भगा करके ले जाया गया था उसके बाद से फिर ये कांटेक्ट में थे। ऐसा इसके माँ का कहना है कि बाद में भी इन दोनों की बातचीत हुई होगी और इसको लेकर के जब माता ने, इस लड़की सानिया की माँ ने जब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को कंप्लेन किया, क्योंकि 22 तारीख को डेड बॉडी मिली, घर वाले काफ़ी परेशान रहे। 24 तारीख को इसकी माँ ने जो है वो रुद्रपुर थाना में कंप्लेन दर्ज किया जिसका केस नंबर 08/2024 है, जो कि 24 तारीख को दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में धारा 376 के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसको 120 बी आईपीसी के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में मां का ये कहना है कि उस लड़के की कि ये जो लड़का है आपको फुलेश चौपाल, उसे गिरफ्तार तो किया गया लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसे छोड़ दिया गया। 22 तारीख के बाद अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी सही तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। पोस्टमार्टम तो हुआ लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तक नहीं मिला। उस लड़के का मोबाइल सीज किया गया लेकिन आज तक उस मोबाइल के सीज करने के बाद क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब ये लड़की की माँ और इसका पूरा परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है। चाहिए कि झंझारपुर के अंतर्गत जो रुद्रपुर थाना है वो पुलिस प्रशासन जो वहाँ के हैं इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। मधुबनी एसपी श्री सुशील कुमार से भी हम तमाम लोगों की ये गुजारिश होगी कि इस पूरे मामले पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और आखिरकार क्या मामला है। एक तरफ इस मामले को लोग धर्म के एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई प्रेशर है? क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे मामले को इसी तरह से खत्म करना चाहता है? आखिर क्या मामला है? इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तानी मीडिया के पत्रकार ने जब परिजनों से बातचीत की तो सुनिए कि क्या कुछ बातें हुई है। लेकिन एक बात हम आप तमाम लोगों को कह दें कि आप तमाम लोग इस वीडियो को
ज़रूर शेयर करिए ताकि मधुबनी पुलिस प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके कि किस तरह से 22 जनवरी की रात से अब तक एक माँ रो रही है, बिलख रही है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लड़की की जो माता है रुखसाना ने कई सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, जिसमें प्रमुख नाम उसने फुलेश चौपाल का लिया है, साथ ही साथ एक श्रीवती चौपाल हैं, उनका नाम उसने दिया है, अरुण कुमार चौपाल का नाम उन्होंने दिया है, साथ ही साथ राम अवतार चौपाल, काली देवी और कुछ अन्य नाम हैं, जिन तमाम लोगों का नाम जो है इस सानिया की मां ने पुलिस को कंप्लेन में बताया है। ये हमारे पास उस पूरे मामले को लेकर के थाना में जो कंप्लेन किया गया है, थाना अध्यक्ष महोदय रुद्रपुर को जो कुछ एप्लीकेशन दिया गया है, ये उसका एक कॉपी है। सुनिए कि उस पूरे परिवार के जो लोग हैं, परिजन हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सानिया की मां से और जानते हैं कि किस तरह यह हादसा सामने दरपेश आया। कौन थी सानिया आपकी? हमारी लड़की थी। क्या मामला है बताइए आप ठीक से। हम अपनी बेटी को 2-3 साल पहले शादी किए थे। कहाँ शादी किए थे आप? लोखा मझौरा। जी जी। हम शादी करने के बाद में 6 महीना हमारे लड़की को बहुत अच्छा से रखे, बहुत अच्छा, जो चाहिए उतना अच्छा से रखे। 6 महीना के बाद हमारे साथ हर चीज़ का डिमांड करने लगा, घड़ी पैसा का, घड़ी सामान। दामाद आपका या फिर समधी आपके? उसका बाप और उसका लड़का दोनों मिल के, उसकी माँ भी उसमें थी। क्या नाम था उस लड़के का पता है? फिरोज। फिरोज। उसके बाप का नाम क्या था? इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह जी। ठीक है, मझौरा का रहने वाले? मझौरा का रहने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको बोला सोना का चेन चाहिए। हम कहलिए ठीक है, हमारे लड़की को जितना अच्छा से रखिएगा हम हर चीज़ आपको पूरा कर देंगे। उसके बाद हम शादी के बाद 30-35 हज़ार रुपया उसको दिए। हमको बोला हमको 50,000 रुपया चाहिए, हमको गाड़ी लेना है। हम बोले हम 50,000 रुपया हमको अभी कर्जा उठा के बेटी का शादी किए, हमको कोई नहीं पैसा दे रहा है। तो बोला हमको ब्याज पर उठा के दो। हम कहले हम जिसका लिए हैं उसको भी अभी नहीं दिए तो हम कहाँ से पैसा दें। हमको 50,000 का व्यवस्था नहीं हुआ। हमको बेटी को मारपीट चालू कर दिया, गाली गजौन घर बंद कर कर के मारते थे सब मिल के। उसकी दीदी भी, लड़का का बाप, लड़का का माँ, सब मिलके हमारी लड़की। सानिया को ससुराल में काफी दिक्कत दिया जाने लगा 6 महीना के बाद? 6 महीना के बाद फिर उसको आप ले आए यहाँ क्या? हाँ, हमारी बेटी को मार पीट के दे गए हैं। दे गए जी। उसके बाद यहाँ क्या मामला हुआ? यहाँ पर हम 6 महीना 7 महीना बेटी को रखे जी। 6-7 महीना के बाद में हमारी लड़की को फुलेश नाम का लड़का जो है लेके। क्या नाम था? फुलेश नाम का लड़का। बाप का नाम नहीं पता है? उसके राजकुमार। कहाँ का रहने वाला है वो? ताजपुर का रहने वाला है। मतलब ये आपके गांव का ही? जी। ठीक है। हाँ, हमारे गांव का है। तो आपकी बेटी को सानिया को लेकर भाग गया? सानिया को लेकर भाग गया। अच्छे। तो हम लोग को मालूम पड़ा, हम लोग इधर उधर ढूंढने नहीं मिला। रात में भागी, सुबह में हमको मालूम हुआ। हम लोग अपने दर्द याद को लेके गए, हमको मालूम पड़ा कि समस्तीपुर थाना में है। हम लोग समस्तीपुर थाना गए, थाना वाला से बातचीत करके हम अपने लड़की को, लड़का को लेके घर आते थे। वो लड़का नज़दीक आया, रोतपार में लड़का हाथ झिटक के भाग गया। हम लड़की को लेके घर आया। उस दिन से हम अपने समाजी तौर पर हम समझौता बुझौता करके हम अपने लड़की को अपने घर में रखे थे। उसके बाद जो है सो लड़का कहीं नहीं पता मिला, लड़का नहीं आया। उसके बाद साल भर के, अब 6 महीना के बाद लड़का घर आया तो हमारे लड़की को एक मोबाइल दिए थे। कौन लड़का? फुलेश। हम अपने लड़की को बोले ये मोबाइल कौन दिया? तो बोला हमको फुलेश दिया। कब दिया? तो 10 दिन पहले दिया। अब अपने बेटी को जो मोबाइल दिया आपकी बेटी को, तो आपने अपने बेटी को कंट्रोल नहीं किया, काबू नहीं किया? आप माँ थी। हम बहुत कंट्रोल किए हैं। हम बेटी को कहीं नहीं जाने देती थी। हम बेटी को घर में रखते थे हर हमेशा। हम कहीं नहीं हमारी बेटी जाती थी। तो हम मोबाइल हम अपने दियाद को हम अपने दे दिए। हमारा दियाद लोग लड़का को, अम्मी को, अब्बा को, सबको समझा बुझा के आया, देखो इस तरह से बात है, अपने लड़का को संभाल लीजिए। उसके बाद अब क्या किया नहीं किया, हमारी बेटी जब मोबाइल 2 महीना हो गया छीने तो हमारी लड़की घर से गायब थी।
घर से गायब थी, तो आपका यही घर है ना जी जहाँ बैठे हुए हम लोग? जी। तो इस घर में क्या था? आप यहाँ नहीं थी, कैसे गायब हो गई वो? हमारी लड़की घर में थे, हम इस घर में सोती थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो रात में हम सुबह उठे तो हम अपनी लड़की को खोजे, नहीं मिला। हम अपने दियाद सबको बोले, हम लोग दियाद मिल के खोजने गए, नहीं मिला। कहीं खोजने गए थे तो वहाँ पर हमको फोन किया कि आपकी बेटी को मर्डर करके वहाँ पर फेंक दिया है। तो हम लोग से वहाँ पर हम लोग उधरे थे, तब आदमी लोग समाज लोग गए, उसको उठा के लाए, समझे। तो क्या लग रहा है? ठीक है, आपकी बेटी का ये घर से गायब हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो आपको फिर आप हमको फिर किसी क्या पर शक नहीं है, हमको फुलेश नाम के लड़का पर। हमारी बेटी को घर से वही बुलाया होगा, बाकी हमारी बेटी को किसी से बातचीत नहीं हुआ था। पूरा समाज जानता है, हमारी बेटी को कोई नहीं कहीं पर देखा जाने आते। फुलेश नाम का लड़का हमारी बेटी को घर से बुलाया। फुलेश की जो बात आप कर रहे हैं, जब दोनों का एक दूसरे से जान पहचान था तब ना मोबाइल दिया वो, तो फिर आप डायरेक्ट तो उसी के कहने पर गई होगी, तो मार भी वही दिया होगा। जी, आपका इल्जाम यही है? जी, हमको पूरा शक उसी पर है। फिर क्या हुआ? पुलिस तो उसके बाद पुलिस वाला नहीं आया था यहाँ? पुलिस वाला आया था, पुलिस वाला पूछ पाछ बार बार आता था, हमसे बयान लेके चला। हम सारा बयान उसको बोल दिए थे। तब उसके बाद 2-4 रोज के बाद पुलिस वाला आया, हमारे घर घुस के हमारी मझली लड़की को घर में बंद करके उसको ठोठा दबा दबा के बोलती थी, आप जल्दी बोलो, तुम ही लोग मारे हैं, नहीं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब हम मारेंगे पीटेंगे। मतलब पुलिस वाला बोलता था। सब पुलिस घर में ढुक करके अंदर से किल्ली लगा के हमारी मझली लड़की को दबाव डालते थे। वो बच्चे लोग डर से रोने लगा। उसके बाद हमारे बड़े वाले लड़का है 8-10 साल का, उसको बोला जल्दी बोलो, नहीं तो हम पैंट में हगा देंगे, तुम ही घर में सब मिल के मारे हैं, भोटी फाड़ देंगे, कपड़ा में हम लेटिंग करवा देंगे, जल्दी बोलो। बच्चे लोग रोने लगा। तब हम समाजी तौर पर समाज को बुलाए, तब उस लोग को बोला, तब उस लोग हमारे लड़का को पकड़ के ले जाता था। चलिए हम आपको, हमारे छोटा वाला दियाद है, उसको वहाँ पर लेके साइड में ले जाके उसको बहुत मारा है पुलिस वाला। माधर चौथ भोसरी वाला, जल्दी बोलो, तुम ही लोग मार के दिया। हम लोग नहीं मारे तो हम लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं? मर्डर अपने औलाद को कौन हम अपने औलाद को मार के तब हम थाना कॉल करेंगे। तो फिर थाना, उसके बाद फिर गिरफ्तारी भी हुई किसी की? वो फुलेश नाम के लड़का को ले गया था, ठीक है। 2-4 रोज रखा, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, लड़का को छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद आए थे हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए, हम बेटी खातिर क्या क्या। कौन आया दबाव देने के लिए? फिर पुलिस वाला, थाना वाला आते वो क्या थे। कहता है आपको? वो बोला आप लोग मर्डर किए हैं, घर ढुक ढुक के दबाव डालता है, अकेला में बच्चा को घर बंद करके पूछा जाता है। आपके शौहर कहाँ रहते हैं? हमारा शहर रूस में रहता है। रूस में रहते हैं जी। अच्छे, तो आप क्या चाहते हैं अभी? तो ये मामला कब का है? क्या तारीख का ये मामला है? ये मामला 21 तारीख को रात में 21 जनवरी 2024 का मामला है। तो इसका रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आया है? अभी तक कुछ खबर नहीं आया है। हम अपने लड़की को इंसाफ मांगते हैं, अभी तक इंसाफ नहीं कोई दिला रहा है। इंसाफ को नहीं दिला रहा है? जी। ठीक है। आप जानते थे सानिया को? जी जानते हैं। सानिया कैसी लड़की थी? चाल चलन में कैसी थी? अच्छी थी, बहुत हाल चाल बहुत बढ़िया थी, पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी भी थी लड़की वो? जी 10वीं में थी। अच्छे। हाँ। आपको क्या लग रहा है ये जो मामला हुआ है, इस मामला में क्या लग रहा है? वो उसको कैसे इतना बड़ा मामला सामने आ गया? इतना बड़ा मामला सामने आ गया तो जो लड़की को जो मर्डर किए हैं उसको इंसाफ दिला दीजिए। अब बार बार जो लड़की वाला को दबाव डालने आता है उसको भी निर्णय कर लीजिए। ठीक है, और भी हम बात करते हैं कुछ लोगों से। का नाम बताया? सर मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल कासमी हुआ, मैं ताजपुर का रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। 21 तारीख की रात, 22 तारीख 22 तारीख की रात जी, जी। में जो मामला हुआ है जी, सानिया नाम की लड़की का, ये कह सकते हैं कि बेरहमी से उसका जो है मर्डर कर दिया गया है। किसने किया, कौन किया, ये तो जांच का मामला है। आपने मुकदमा किया है, FIR भी हुआ है, क्या है ये मामला? इसको आप जो है ना डिटेल में बताइए। सर 22 तारीख को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हम अनुमंडल में थे। वहीं पे दूरभाष पे किसी ने कहा कि जो है आपके गांव की जो तैयब शाह की लड़की का लाश लब की पोखरा पे पड़ी हुई है। जैसे ही हमको पता चला फ़ौरन हम अलर्ट हो गए। रुदपुर थाना प्रभारी आशा
कुमारी को हमने सूचना दी, झंझारपुर थाना अध्यक्ष राशिद परवेज साहब को सूचना दी और दीगर जो भी पदाधिकारी हैं सभी को हमने सूचना दी और व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह भी सारा चीज़ डाला। जैसे ही हमने सूचना दी तमाम पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष सभी अलर्ट हो गए। जब तक हम यहाँ पहुँचते तब तक पता चला कि लाश जो जहाँ पड़ी हुई थी वहाँ से उठा करके ले आया गया है यहाँ पर। सर बहुत ही बेदर्दी से निर्मम हत्या। पहले तो सबसे पहले उसको जैसा प्रथम दृष्टया होता है देखने से पता चलता था कि पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसके बाद निर्मम हत्या किया गया उसके साथ। सर इतनी निंदनीय घटना है कि जो भी घटना किया है समाज के नाम पे वो बहुत बड़ा कलंक है। चाहे घटना करने वाले अब्दुल्ला हो या घटना करने वाले ओम हो, मुजरिम जो है वो बचना नहीं चाहिए। मेरा थाना अध्यक्ष और डीएसपी साहब और एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है कि सर घटना करने वाले जो भी हों, ये समाज के को कलंकित किया है। ऐसा आदमी समाज के नाम पे धब्बा है। ये आज हमारे माँ बहन बेटी के साथ किया है, कल किसी और के माँ बहन बेटी के साथ किया है। सर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए। सानिया की मां ने बताया है कि रात में वो सोई हुई थी कमरे के अंदर, सुबह में लोगों ने बताया कि लाश वो लबकी पोखरा पे, वो घर में मौजूद नहीं है और सुबह में लाश मिलती है लबकी पोखर के पास। सवाल ये पैदा होता है कि रात में वो घर से गायब होती है, जैसा कि उनका कहना है कि किसी एक लड़के का नाम बता रही थी, वो क्या पुलिस चौपाल का नाम बता रही, चौपाल का नाम बता रही थी कि उससे उसका अफेयर था, जो साफ है अफेयर था। इसलिए कि 3 दिन गायब भी रही लड़की उसी के साथ, बाद में मोबाइल भी उसकी माँ ने पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक शक उधर जाता है। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई की? सर एक रोज़ हम भी पहुंचे थे थाना पे। सानिया के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ था उसका चचा कबीर शाह हैं। कबीर शाह उससे मोबाइल एक हफ्ता पहले यहाँ रहते हैं? हाँ, चचा बाहर से आए हुए हैं। हाँ। कबीर शाह को जब पता चला कि जो मोबाइल है तो मोबाइल कबीर शाह उनसे छीन लिए। ठीक है। हमारे सामने की बात है कि उस मोबाइल को थाना प्रभारी ले लिए अपने कब्जा में, सीज कर लिया। हाँ, सीज करने के बाद जैसा कि पता चल रहा है कि सानिया के पास जो मोबाइल था उसके अंदर जो सिम इंजर्ड था उसके लगा हुआ था, वो सिम फुलेश चौपाल के नाम पे ये छठा सिम है। ठीक है, छठा सिम है। ठीक है। तो ये सीडीआर का मामला बनता है। सीडीआर में इतना समय नहीं लगना चाहिए था जितना कि जो मैडम समय लगा रही है। अब तो जांच नहीं हो पाई, जांच नहीं हो पाई है। और दूसरी बात सर, चिंता का विषय ये है कि जब नामजद चिन्हित करके इन्होंने जब एफआईआर किया है तो उसके साथ दोस्ताना किस बात की? जब आपने इसको उठाया तो चाहे 48 घंटा आपने रखा तो चाहिए था कि आप उसको कोर्ट के समक्ष करवा देते, या जो तरीका है जुडिशियल जो तरीका है उसके अंतर्गत उसको जो है कस्टडी होना चाहिए था। छोड़ने का तो बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान पैदा कर रहा है। किस पर सवालिया निशान? अनुसंधान पर, अनुसंधानकर्ता के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है कि एक मर्तबा आपने रखा और 48 घंटा आपने उसको रखा, तो चाहिए था कि उसको कस्टडी करना चाहिए था, या नहीं तो अपना वरीय पदाधिकारी को उसका सूचना देना चाहिए था। जो कि वरीय पदाधिकारी से हमने डीएसपी साहब से बात किया तो उनको कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद मिल करके डीएसपी साहब से हमने इस संबंध में बात किया तो उनको सर ने कहा कि जो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, छोड़ा गया है या कस्टडी में इसके बारे में गिरफ्तार भी किया गया, छोड़ भी दिया गया है। अच्छे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। तो अब तक जो मामला है ये सिर्फ ये शक पे मुनहसर है। अगर आप फुलेश चौपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रथम दृष्टिया या आप लोगों का शक है उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट अब तक जांच करके इस बात को साफ नहीं कर पा रही है। ये थाना के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान क्या लग रहा है इसमें? क्या लग रहा है कि किसी का हाथ भी हो सकता है, किसी का इशारा भी हो सकता है? लोकल पॉलिटिक्स जो होता है उसका अप्रोच हो सकता है कि थाना के ऊपर ज़्यादा हो, उससे प्रभावित होकर के छोड़ा हो, ये भी हो सकता है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर इसमें 2 बात होनी चाहिए जो मेरा मांग है कि अगर वाकईतन फुलेश चौपाल गुनहगार है तो देर किस बात की, और अगर गुनहगार नहीं है फिर मर्डर कौन है? तो फिर मर्डर कौन है? अगर एक हफ्ता गुजर गया, अगर फुलेश चौपाल निर्दोष है तो असली गुनहगार को
1 हफ्ता गुजर गया, आपको अरेस्ट हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, दूसरा शक, अगर उनके जो है 22 तारीख को उसके ससुराल के लोगों का जो है इस्लामी विधि के तहत जो है खुला का मामला था, तलाक का मामला था, तो उसके ससुराल के लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए थी। वो भी नहीं हो पाई है। तो आखिर मर्डर जो भी हो, आप जनप्रतिनिधि, अब सामाजिक खिदमतगार भी हैं, तो जी। फिर आप क्या रोल अदा कर रहे हैं अब तक? सर, जब मैडम ने फ़ोन किया है कि इसराफिल जी हमको इसके अंदर सहयोग चाहिए, तो हमने उनको सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया है। मैडम से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि मैडम हमें भी एक सहयोग कीजिए। जो असली मुजरिम है बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, मेरा मानना है बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, लेकिन असली गुनाहगार जो है वो बचना भी नहीं चाहिए। मैडम, मेरा आपसे एक विनती है कि आप मेरा भी एक सहयोग कीजिए। अगर असली मुजरिम नहीं पकड़ा रहा है तो जो चिन्हित नामजद है उनको तो पकड़िए आप, सच्चाई सामने आ जाएगी, आपको ये बात आनी चाहिए थी। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम इस खबर को जी 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 आला हुक्काम तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इस मामले में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके ऐसे लोगों को जो इसमें गुनहगार है उस पर कार्रवाई हो। जी जरूर सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कबीरुद्दीन सर। कबीरुद्दीन नाम आपका है। ये सानिया कौन थी आपकी? मेरी भतीजी थी। क्या है मोबाइल का मामला? आप बाहर रहते हैं, आए तो आप मोबाइल सीज किया था? जी सर, हमने बाहर रहते हैं, बाहर से आए, हमारी शादी उदी होने के बाद ये कुछ देर के बाद मोबाइल पकड़ा गया उसके माँ के हवाले। उसके माँ ने मोबाइल दिया, मेरी भतीजी की माँ ने मोबाइल दिया मेरे पास। तो मैंने कहा, पूछा उनसे, लड़की से पूछा, तो लड़की ने कहा कि वही फुलेश चौपाल जो है मैं हमको मोबाइल दिया। कैसे दिया, क्यों दिया? तो दरवाजे पे फेंक करके चला गया। और उनसे जब ये पूछताछ करने के बाद लड़के के पास पहुंचा, फुलेश चौपाल के पास, तो पूछा उनसे, तो उन्होंने शुरू में पहले बताया कि मैं नहीं किया हूं, माता पिता के सर पे हाथ दे के कहा कि मैं नहीं किया हूं। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़का को मैंने कहा कि अपना मोबाइल का सिम का नंबर मेरे मोबाइल में डालो और उसके फ़ोन करते हैं, कहाँ लगता है फ़ोन। तो वो लड़का ने कोशिश किया लेकिन नंबर नहीं निकाल पाया। और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने घर से थोड़ी पेशाब करने बहाने से बाहर निकला और दुकान से फेविक्विक लेकर के सिम पे चिपका दिया। और चिपकाने के बाद जब वो आया, उनको मैं ढूंढा, कहाँ गया पुलिस, कहाँ गया पुलिस। तो आया तो पूछा तो बोला मोबाइल लेके मैं गया था। मैं बोला मोबाइल दो, मोबाइल लिया तो उनसे देखा तो नेटवर्क गायब था, सिम ब्लॉक था। मैं उनको कहा कि जैसा मेरा सिम था ब्लॉक, वैसा जैसा मेरा सिम चालू था वैसा ही करके हमको दो। बहुत कोशिश होने के बाद वो नहीं दे पाया। मैं उसको खोज तलाश किया, उनको घर से बाहर निकाला। उसका जब जेब तलाश किया तो एक जेब में उसको फेविक्विक मिला। उससे मैंने पोस्ट पे पकड़ लिया तो उन्हें कहा कि तुम्हारा, उनके माँ थी, उनका भाई था, उनसे कहा कि आपका लड़का, आपका भाई बहुत गुनहगार है और मैंने पोस्ट पे पकड़ लिया, तुम्हारा लड़का झूठा है। तो जाकर के उनकी माँ भी इनकार कहा कि हाँ मेरा बेटा झूठा है। उनका भाई भी कहा कि हाँ ये मेरा बाबा का मोबाइल है, इन्होंने दिया। तब लड़का ने खुद अपने मुंह से कहा कि हाँ मैंने मोबाइल उनको दिया था। क्यों दिया था भाई? तुमको कहा गया था कोई मामला पेश करे लड़की तो तुम अपने माँ बाप को खबर करना। माँ बाप को खबर नहीं किया। हम दोस्त थे उनका, हमको बोले अपने कि हमको बताना। हमारी भतीजी भी थी, न हमको बताया न माँ बाप को बताया। लड़का बताया कि मेरे पास लेटर भेजा और यहाँ पे कोबी थी उनका लड़के का, तो कोबी में पानी डाल रहा था। तो बोला कि हमको मोबाइल दो, हमारा माँ बाप कुछ तुम पे अलग फलक बोल रहा है तो हम तुमको रिकॉर्ड करके देंगे, इसीलिए हमको मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल दिया उसको। तो मैं उनसे कहा कि तुम दिया क्यों आखिर, और उसका मुजरिम तुम हो, तुमको इसको बहुत सूचना देना पड़ेगा। तो उनके माँ बाप को सबको मैंने कहा और को कहा कि तुम अपने बेटे को बहुत से अच्छे से खातिरदारी लो और बहुत से जानकारी लेने के बाद इनको जो निर्णय होता है चार समाज के बीच में उनको करो, या नहीं तो अपने आप को करना चाहते। उनका पापा और की मम्मी सब घर पे थे उस टाइम में। मैंने कहा, उनके बाद कहने के बाद हमने वापस घर पे आ गया। देखा दर्शकों कि यहाँ जो मामला है सामने में, ये गांव का ही मामला है। एक तरफ सानिया का घर है और इसी मोहल्ले में उस चौपाल, क्या नाम बताया था? फुलेश चौपाल का घर है। कैमरा वहाँ दिखाइए आप, ये सामने देख रहे हैं फुलेश चौपाल का घर है, जहाँ फुलेश रहा करता था। और ये अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रेम प्रसंग का ही मामला हो जाता है। हालांकि सानिया पहले से ही शादीशुदा थी। बीच में सानिया को लेकर फुलेश चौपाल भाग जाता है, 3 दिन बाहर रखता है। फिर उसे किसी तरह पुलिस की मदद से सानिया के घर वाले को हवाले कर दिया जाता है सानिया को। लेकिन कुछ दिनों के बाद, पिछले 22 जनवरी की अगर बात की जाए तो अचानक वो घर से गायब हो जाती है। फिर सुबह में
घर से 500 मीटर की दूरी पर वो लाश मिलती है। पुलिस आती है, पुलिस चौपाल को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार इस मामले में असल गुनहगार है कौन? यह बहुत बड़ा सवाल या निशान है। घर के लोगों की से अगर बात करें, जिस तरीके से बात की गई है, इन लोगों का कहना है कि पुलिस सही से अपने काम को नहीं कर रही है। अगर की होती तो अब तक जो गुनहगार था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता।